रिचा, रिचा, ये लड़की भी ना बस 1 महीने के लिए ये छुट्टियों के लिए आई है, लेकिन एक पल भी घर पर नहीं रहती। रिचा। रिचा की नानी उसको आवाज लगाते हुए पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर रिचा उसको कहीं नहीं दिखी कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई पीछे छुपकर उसको देख रहा है। पर नानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर जैसे ही नानी आगे बढ़ी तो रिचा ने एकदम से नानी को डराते हुए जोर से कहा, पापा। एकदम से रिचा को सामने देख नानी की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे का रंग एक पल में सफेद हो गया था। नानी का ये हाल देख रिचा जोर जोर से हंसने लगी थी। रिचा को हंसता देख नानी ने गुस्से में कहा, ऐसे ही एक दिन तू मेरी जान लेकर रहेगी। कितनी बार कहा है मुझे ऐसे मत डराए कर, पर तुझे समझ आए तब ना। नानी जरा अपनी शक्ल तो देखो, कैसे डर के मारे सफेद हो गई हो। कसम से आप तो बहुत ही डरपोक हो, पर वैसे आपसे खूब सारी भूतों की कहानी करवा लो तब आपको डर नहीं लगता। रिचा, पर वो सब सिर्फ कहानी होती है, हकीकत नहीं। पता नहीं कब समझेगी तू ये सब। नानी अभी बोल ही रही थी कि रिचा फिर से घर के बाहर जाने को चल दी। इस पर नानी ने चिढ़ते हुए रिचा से फिर कहा, अब कहाँ चल दी? सुबह से खाना भी नहीं खाया, चल पहले खाना खा ले। नहीं नानी, अभी तो मैं पीछे के बगीचे जा रही हूँ। सुना है नए नए आम की कैरियाँ लगी है, वही तोड़ने जा रही हूँ। नहीं, तेरा यूं अकेले बगीचे में जाना ठीक नहीं है। सुना है एक विधवा डायन का साया घूमता है उस बगीचे में। क्या नानी, आप भी अब आपकी कहानियों से जरा भी डर नहीं लगता है? और वैसे भी अभी दिन है, शाम से पहले लौट आऊंगी और फोन तो है ही मेरे पास। इतना कहकर नानी की आंखों के आगे से एक पल में गायब हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो एक पल भी और रुकी तो नानी जरूर कोई ना कोई बहाना खड़ा कर देगी। रिचा के जाने के बाद नानी भी अपने काम को चलती थी। इधर रिचा भी बगीचे में पहुंचकर आम के पेड़ के आगे खड़ी होकर हाथ में पत्थर लेकर आम की कैरियों पर निशाना लगाने की सोच रही थी। बस उसे मुश्किल इस बात की हो रही थी कि वो पहले किस आम की कैरी को अपना निशाना बनाए। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने आओ देखा न ताओ और हाथ में लिए पत्थर को सीधा पेड़ पर लटके आम की कैरियों पर दे मारा। रिचा का पहला निशाना चूक गया था। इस पर रिचा ने तुरंत ही दूसरा पत्थर और गुस्से में आम की ओर फेंक दिया, पर इस बार वो पत्थर पत्तों के बीच से होते हुए किसी और चीज पर जा लगा और अगले ही पल एक चीख से पूरा आसमान गूंज गया। चीख की आवाज सुनकर रिचा भी एक पल को डर गई थी। उसे लगा उसने गलती से पेड़ पर छिपे किसी शख्स को पत्थर मार दिया। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं आपको। मैं तो बस आम की कैरियाँ तोड़ना चाहती थी। अगर आपको ज्यादा चोट लगी है तो आप मेरे साथ मेरे नानी के घर चल सकती हो, वो यहीं पास में ही है। आप सुन रहे हैं ना? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रिचा किसी को सुनाते हुए जोर जोर से कह रही थी, क्योंकि चोट लगने के बाद भी उस पेड़ पर कोई दिखाई नहीं दिया था और न ही कोई पेड़ से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब पेड़ से कोई नहीं उतरा तो अगले ही पल रिचा खुद पेड़ पर चढ़ गई और आसपास देखने लगी, पर उसे अभी भी कोई नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से आई थी, फिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? रिचा खुद से कह ही रही थी कि तभी उसे दूर ही पेड़ की एक डाली पर लाल रंग की एक पोटली बंधी दिखी, जिससे खून टपक रहा था। रिचा ने पहले तो खुद ही मन ही मन बहुत सवाल किए। उसे लगा कि शायद किसी ने बदमाशी करने के लिए किसी पक्षी को पकड़कर लाल कपड़े में बांधकर डाली पर बांध दिया है और उसका फेंका हुआ पत्थर उसी पक्षी को जा लगा जिसका खून गिर रहा है। इसी फिराक में रिचा तुरंत ही डाली पर से वो पोटली लेकर पेड़ के नीचे उतर गई। नीचे उतरकर जब उसने पोटली को खोला तो उसमें खूब सारे सोने के गहने थे और अस्थियों से भरा एक मटका भी था जो टूट चुका था और उसकी राख सभी गहनों पर लगी हुई थी। रिचा तुरंत ही गहनों को उठाकर फूंक मार मार कर उन पर से राख हटा रही थी और साफ करके उसे अपने पास रख रही थी। आज तो नानी खुश हो जाएगी, मुझे तो खजाना ही मिल गया। जरूर ये चोरी का माल होगा जो किसी चोर ने पुलिस से बचने के लिए इस पेड़ पर टांग दिया होगा। खैर मुझे क्या, मैंने तो चोर के घर चोरी की है। खुद से कहते हुए रिचा ने सारे गहने साफ कर लिए थे।
और कुछ तो उनमें से उसने पहन भी लिए थे, जैसे कि कान के झुमके, नाक के नथ और अंगूठी भी। गहने मिलने के बाद ऋचा बहुत खुश थी और वो अस्थियों की मटकी को वहीं आम के पेड़ के नीचे छोड़कर वापस अपने घर को चल दी। वो अभी बगीचे के बाहर निकली ही थी कि तभी उसके कंधे दर्द करने लगे। लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से पत्थर फेंक दिया आज। तभी कंधे में इतना दर्द हो रहा है। नानी को बोल आज खूब मालिश करवाऊंगी। ये कहते हुए ऋचा वापस घर आ गई थी। नानी भी अपने घर में काम में व्यस्त थी कि एक बार फिर ऋचा के मन में नानी को डराने का ख्याल आया। वो आहिस्ता कदमों से नानी की तरफ गई और एकदम से चिल्लाते हुए वो नानी के सामने आ गई। और ऋचा की शक्ल में एक पल को नानी को किसी डायन का चेहरा दिखाई दिया, एक विधवा डायन का चेहरा, जिसे देखकर वो वहीं धड़ाम से बेहोश होकर गिर गई। नानी को बेहोश हाल में देखकर ऋचा की हवाइयां उड़ गई। किसी तरह वो वापस नानी को बिस्तर पर ले आई और नानी के गाल थपथपाते हुए नानी को होश में लाने लगी। मुझे माफ कर दो नानी, मुझे नहीं पता था आप मेरे डराने से बेहोश हो जाएंगी। ऋचा की बात सुनकर नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बेहोश थोड़ी ही हुई थी, जैसे तूने मुझे डराया वैसे ही मैंने तुझे डराया। नानी की बात सुन ऋचा की जान में जान आई। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, नानी आप भी कम ड्रामेबाज नहीं हो। पता है आपको बेहोश होते देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। खैर ये सब छोड़िए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर ऋचा नानी को छोड़ खाना खाने के लिए उठी थी कि एक बार फिर से उसे अपने कंधे में दर्द का एहसास हुआ, जिसे नजरअंदाज कर वो कमरे के बाहर चली गई। पर नानी को ऋचा अब कुछ बदली बदली नजर आ रही थी और उसका शक उस पल यकीन में बदल गया जब वो आईने के सामने से गुजरी, क्योंकि नानी को आईने में ऋचा के कंधों पर एक विधवा डायन बैठी दिखी जो नानी को ही घूर रही थी। कुछ देर बाद जब ऋचा खाना लेकर वापस आई तो नानी ने ऋचा से तुरंत पूछा, ऋचा तू तो बगीचे में आम कैरी लेने गई थी ना, फिर लाई क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। मुझे ना वहाँ पेड़ पर एक लाल पोटली में कुछ गहने बंधे मिले थे और उसमें एक छोटा सा मटका भी था जिसमें राख भरी हुई थी। वो मटका मुझसे फूट गया पर मैं सारे गहने ले आई। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऋचा खूब इतरा इतरा कर नानी को अपने गहने दिखा रही थी। इस वक्त ऋचा के चेहरे पर अजीब से भाव थे, मानो जैसे ऋचा नहीं उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। नानी भी ऋचा का ये रूप देखकर सारा मामला समझ गई थी, पर उसने मामले की गंभीरता को समझते हुए ऋचा से बस इतना कहा, अरे वाह ऋचा, गहने तो बेहद खूबसूरत और कीमती लगते हैं। ला इन्हें उतार कर मुझे दे, मैंने संभाल कर अलमारी में रख दी थी, तेरी शादी में काम आएंगी। नानी के गहने मांगने पर ऋचा की आवाज बदल गई थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। क्यों क्यों चाहिए तुझे मेरे गहने? कि मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और मैं इन्हें किसी को नहीं देने वाली। ऋचा की बात सुन नानी समझ गई थी कि वो नहीं बल्कि उसके अंदर की डायन उससे ये कह रही है। तभी ऋचा ने नानी का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर फेंक दिया और नानी की इस हरकत से विधवा डायन पूरी तरह से ऋचा पर हावी हो चुकी थी। उसने गुस्से में नानी से कहा, खबरदार, अगर मेरे गहनों को हाथ भी लगाया तो तुझे भी उन गांव वालों की तरह जिंदा जला दूंगी। डायन की बात सुनकर नानी भी समझ गई थी कि ये विधवा डायन इतनी आसानी से ऋचा का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने भी एक चाल चली और डायन से कहा, मैं जानती हूँ तेरे साथ क्या हुआ था। तेरे पति के मरने के बाद तेरे देवर ने तुझ पर डायन का इल्जाम लगा दिया था, क्योंकि तूने उसके साथ सोने से मना कर दिया था। फिर तेरी बात किसी ने नहीं मानी और तुझे जिंदा ही आग के हवाले कर तुझे मार दिया। तुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि मैं भी उसी गांव की हूँ और तेरा देवर तो अभी भी जिंदा है, लेकिन तू चाहे तो मैं बदला लेने में तेरी मदद कर सकती हूँ। बस तुझे मेरी ऋचा को सही सलामत छोड़ना होगा। नानी की बात सुनकर डायन को अपने साथ हुए अत्याचार याद आ गए थे। उसने तुरंत ही ऋचा को छोड़ दिया और नानी के कंधों पर जाकर बैठ गई।
ऋचा ने होश में आते ही अपने सारे जेवर उतार दिए थे जिन्हें अब नानी पहन चुकी थी, और खाने की थाली लेकर वो सीधा नाना के कमरे में चली गई। नाना अपनी कुर्सी पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नानी के कंधे पर बैठी विधवा डायन ने नाना को देखा तो वो तुरंत ही नानी के शरीर में पूरी तरह से समाकर अपने असली रूप में आ गई और गुस्से में नाना को देखते हुए कहा, कैसा है वीरेंद्र? सुना बहुत याद किया तूने मुझे। अपना नाम सुनकर वीरेंद्र ने मुड़कर देखा तो उसे वो विधवा डायन दिखी, जिसे देख वीरेंद्र डर के मारे कांपने लगा था। उसने लड़खड़ाते हुए बस इतना कहा, यशोदा तू? अपना नाम सुनकर पहले तो यशोदा मुस्कुराई और अगले ही पल वीरेंद्र पर हमला कर दिया, जिसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा और ऋचा भी डर कर सहम गई। 2 दिन बाद ऋचा और नानी साथ मिलकर लाल कपड़े में कुछ गहने और एक अस्थियों से भरी मटकी को आम के पेड़ पर टांग रहे थे।